दोस्तों, क्यों हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कभी किसी अजनबी का दिया कभी कुछ नहीं खाना चाहिए और ना ही उन्हें कुछ अपने बारे में बताना चाहिए। पर क्या हो अगर आप इन दोनों बातों को नज़रअंदाज कर दें। आज की कहानी एक सच्ची घटना है जो कि 16 साल की कारा रॉबिन्सन के साथ हुई है, जो हमारी और आपकी तरह एक नॉर्मल लड़की है। पर कारा दिमाग से काफ़ी मैच्योर है। हम उसे उसकी दोस्त जेसी की घर पर देखते हैं। दोनों ने कल नाइट स्टे किया था क्योंकि जेसी के पेरेंट्स घर पर नहीं हैं। इस बीच उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना वो अपने दूसरे दोस्त क्लारा के घर पर स्टे करने के लिए जाए, क्योंकि उसका घर काफ़ी बड़ा है। पर उसके लिए उन्हें अपनी मॉम से परमिशन मांगनी होगी। वो उस काम में लग जाते हैं और कारा अपनी मॉम सारा को कॉल करती है, जो कि एक वर्किंग वुमन है। उन्होंने कभी भी अपनी बेटी को किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, क्योंकि वो जानती है कि वो बड़ी हो गई है और वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेगी जिससे उन्हें बुरा लगेगा। और ऐसा आज तक कभी सारा ने कुछ किया भी नहीं है। इसीलिए वो इजाज़त दे देती है और उधर जेसी की मॉम भी हाँ कर देती है। इस बीच वॉशरूम में पहले जेसी चली जाती है तो कारा बाहर फ्लावर्स में पानी डालने के लिए जाती है। इस दौरान वो नोटिस करती है कि एक ब्लैक सीडान बार बार उस घर के आसपास घूम रही है, लेकिन फिर वो इग्नोर कर देती है। लेकिन जब अगली बार ऐसा होता है तो वो उस कार की ओर देखती है कि तभी वो कार रुकती है और उसके अंदर से एक एडल्ट मैन बाहर निकलता है। उसकी ओर बुक लेकर आगे बढ़ता है। कारा को लगता है कि मे भी ये जैसे ही घर आया होगा, इसीलिए वो फ्रीली आगे बढ़ती है। देन वो आदमी उससे कहता, क्या उसके घर पे पेरेंट्स नहीं हैं? तो कारा कहती है कि अरे नहीं, ये मेरा घर नहीं है, ये तो मेरे दोस्त का घर है। तो वो आदमी स्माइल करता है और ऐसे बिहेव करता है मानो वो उसका बहुत ही ज़्यादा करीबी हो। देन वो फिर इसी सवाल को थोड़े अलग ढंग से पूछता है, क्या उसके दोस्त के घर पर उसके पेरेंट्स नहीं हैं? तो कारा कहती है कि नहीं, जी हाँ। यही वह गलती कर देती है और उस बेचारी को कहाँ पता था कि सच बोलने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। वह आदमी उसके नेक पर बंदूक तान देता है और करीब आकर कहता है कि चुपचाप कार में जाकर बैठ जाओ, वो यहीं शूट कर दूंगा। कारा एकदम फ्रीज हो जाती है। उसे कोई भी आइडिया नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है। उस टाइम उसे जो सही लगा उसने वही किया। वह चुपचाप जाकर उस कार में बैठ गई। अगर वह चिल्ला देती तो शायद नतीजा कुछ और होता, लेकिन क्या होता अगर उसे ऐसा करने पर वो बंदा उसे गोली मार देता? सिक्के के दो पहलू भी हो सकते हैं। अब वह आदमी कार को लेकर वहाँ से निकल जाता है और कार डिग्गी में बंद रोना शुरू कर देती है। वो बेखबर थी कि आगे क्या होने वाला है। एक बारी जब वो कार कुछ देर बाद जाकर एक मोड़ पर रुकती है तो वह भागने की कोशिश करती है, पर उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह ऐसा कुछ कर सके। इतने में वो आदमी आकर उसके हाथ पैर बांध देता है और उसको एक ट्यूब के अंदर बैठा देता है। देन वो फिर अपने घर की ओर निकल जाता है और यहाँ से कारा की ज़िंदगी की किताब में कुछ ऐसे पन्ने जुड़ने वाले हैं जिससे वह जब जब पढ़ेगी तब खुद को कोसेगी कि काश वो दिन चिल्ला देती। उधर जब जैसे ही नहाकर बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ पर कारा नहीं है, पानी है। ऐसे वो बिना बताए तो कहीं नहीं जा सकती। उसे कुछ बैड वाइब्स आ रही थी, इसीलिए वह उसकी मॉम को कॉल करके सब कुछ बता देती है, जो बिना देरी किए पुलिस कंप्लेन कर देती है, जो कि जेसी के घर पहुँचती है। लेकिन वह पुलिस वाले उसकी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वह खुद की मर्जी से घर से भाग गई या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं चली गई। अब यहाँ सारा रैंड को भी कॉल करके पूछती है, जो कारा का बॉयफ्रेंड है, पर वो इनकार करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर फिर भी वह मानने को राजी नहीं थे। उधर घर पहुंच गई थी। वह आदमी उसे ट्यूब से बाहर निकालता है और बेडरूम में ले जाकर बैठा देता है, जहां कारा नोटिस करती है कि वहां पर काफ़ी अजीब सी चीज़ें पड़ी हुई है जो किसी को तकलीफ देने के काम आती है। खैर, इसके बाद वह बंदा एक नोटबुक लेकर आता है, उसे सवाल करना शुरू कर देता है, जैसे कि उसके पेरेंट्स का नाम, उसके एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, वह कहाँ तक पढ़ी है, क्या वह वर्जिन है, सब कुछ। यहाँ तक कि वो उसके बॉडी मेजरमेंट भी पूछता है। उस आदमी की नज़रों में हम हैवानियत को अच्छे से देख पाते हैं। वह कोई कसर नहीं कर रहा था ये साबित करने में कि वह किस कदर पागल है लड़कियों के पीछे, ये जानते हुए कारा उसकी बेटी की उम्र किया। खैर, कारा सब कुछ बता देती है। उसने फिर वह आदमी कहता है कि तुम्हें अब जो भी मैं कहूँगा वह मानना पड़ेगा और मुझे मिस्टर कहकर पुकारना होगा। अगर कोई भी चालाकी की, भागने की या फिर कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर कारा डर जाती है, लेकिन फिर वह आदमी उसके साथ कुछ ऐसा करता है जिसका जख्म शायद कारा अपनी उम्र भर याद रखेगी। कारा की आंखों में आंसू थे। वो उसे बार बार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहाँ मानने वाला था। सब कुछ हो जाने के बाद जब कारा अपने होश में आती है तो वह नोटिस करती है कि रूम में एक फीमेल कॉम है जिसमें बाल लगे हुए हैं, कुछ क्रीम है जो कि लड़कियां यूज़ करती हैं। इतना तो उसे कंफर्म हो गया था कि ज़रूर इस घर में लड़की है। अब इसके बाद वो उसे बाहर सोफे पर ले जाकर बैठा देता है और उसके साथ कुछ एडल्ट्स मूवीज़ देखता है। अब इस बीच कारा थोड़ा सोचना शुरू कर देती है कि कैसे उसे अब यहाँ से बाहर जाना है, क्योंकि जितना टाइम वो यहाँ पर गुजारेगी उसके लिए उतना ही बुरा होगा।
वह बंदा तो उसके साथ परछाई की तरह चल रहा है, बस गैप मिल रहा है तो 2 या 3 मिनट का, लेकिन इतना गैप उसके लिए काफ़ी नहीं है। अब यहाँ कारा सही मौके का इंतज़ार कर रही थी, सही समय का। वो पहले उसके बारे में जानना चाहती है कि आखिर उसका नाम क्या है, वह क्या करता है, ऐसा क्यों कर रहा है। इसीलिए वो उसे बातें करना शुरू करती है, ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे ये सब अच्छा लग रहा है, उसे मज़ा आ रहा है। इसीलिए वो अपना नाम जॉनी बताता है और वो एक शॉप ओनर है। जब कारा उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो वो उसे चुप करा देता है। इतना भी बेवकूफ़ नहीं है वो, उसे अच्छे से पता है कि वो क्या जानना चाहती है। इसीलिए वो उसे अश्योर करता है कि जब मेरा मन तुमसे भर जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर वो कब होगा ये मैं नहीं जानता। लेकिन अगर तुम फ्री होने के बाद पुलिस के बाद गई तो सबसे पहले तुम्हारी मॉम के साथ मैं ऐसा कुछ करूंगा, वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। अब कुछ घंटे बीत गए हैं। वो फिर से कारा को बेडरूम में ले जाता और ऐसे ही शाम होने को आ जाती है, लेकिन अब कारा उसको समझ गई। इसीलिए उसका अगला कदम होता है कि उस घर में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें गौर से देखना। तो उसने उसके सारे आदेशों का पालन किया। जॉनी को भी लगता है कि ये छोटी बच्ची है, ये आखिर क्या ही कर सकती है। लेकिन कारा के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वह अब उसके काम में हाथ बटाना शुरू कर देती है, जिससे कि उसके घर में उन जगहों पर जाने की इजाज़त मिल जाती है जो उसने देखा नहीं था। उसे कुछ चीज़ें और जानने को मिल जाती हैं, जैसे कि उसकी फैमिली डॉक्टर का नाम उसके कैलेंडर पर है, जिसके 2 दिन बाद उसकी मार्किंग करी गई है, और जिसने वो मार्किंग करी है वो भी डिज्नीलैंड गया हुआ है। ये तो इंश्योर हो गया है कि यहाँ पर सच में कोई लड़की है, ये भी, और जो कोई भी है वह 2 दिन बाद लौटने वाली है। लेकिन वो कौन है ये अभी तक पता नहीं चल पाए। लेकिन जितनी भी चीज़ें उसने देखी है इससे उसे काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि उसे यकीन है कि 2 या 3 दिन बाद वो इस घर से ज़रूर बाहर निकलेगी, और तब उसे यही क्लूज़ हेल्प करेंगे जस्टिस के लिए। इस बीच वो एक और चीज़ को नोटिस करती है। वहाँ किचन में एक बॉक्स रखा हुआ है जिसको लेकर जॉनी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर वो उसकी ओर देख भी लेती उसे डांटना शुरू करता है। मे बी वो उसके किसी करीबी का हो। अब रात होने पर कारा के साथ फिर से बदसलूकी होती है। देन वो उसे उसी हालत में ले जाकर साथ बैठता है और न्यूज़ देखने के लिए वो ये देखना चाहता है कि क्या कोई हेडलाइन है कारा की मिसिंग की। लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही थी जिसमें कारा का नाम हो, जो देखकर वो उससे कहता है कि देखो कोई भी तुम्हारी केयर नहीं करता, इसीलिए किसी को भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। जो देखकर कारा भी टूट जाती है, क्योंकि उसे गुम हुए 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। इस दौरान हम दूसरी ओर सारा को देखते हैं, जो हर वो कोशिश कर रही है जिससे कि वह पुलिस को यकीन दिला सके जो कुछ भी हुआ है वह हकीकत में सच है। उसकी बेटी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। वह अपने हर एक सोर्स को भी जोड़ती है, उनसे मदद मांगती है, पर कोई भी नहीं मानता। और फिर फाइनली एक बूढ़ा पुलिस वाला उसकी रिपोर्ट लिख लेता है और इस केस को शुरू करता है। सीन फिर से कारा पर आता है, जिसके लिए उसकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात होने वाली है। जॉनी उसे वॉशरूम जाने देता है वह भी अकेले। उसके लिए यह सही मौका था भागने का, लेकिन ना जाने क्यों वह ऐसा नहीं करती। शायद ये सही टाइम नहीं है, रात भी काफ़ी हो गई और वह बाहर जाकर किससे मदद मांगेगी। इसीलिए वह सुबह का इंतज़ार करती है। पर ज़्यादा देर वॉशरूम में टाइम बिताने के बाद जॉनी उसके ऊपर और अत्याचार करता है और उसे फिर से उसी टब में बंद कर देता और बंदूक उसके सर पर रखकर धमकाता है कि अगर कोई भी चालाकी की तो मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है, वह सब मैं लीक कर दूंगा। कारा माफ़ी मांगती है, पर उसकी सज़ा तो उसे मिलती। जॉनी उसे उन अजीब चीज़ों से तकलीफ़ देता है, उसके साथ बदसलूकी करता है, फिर उसे हाथ पैर बांध देता है और खुद के करीब सुला लेता है। कारा को कुछ ही देर में नींद आ जाती है, क्योंकि आज पूरे दिन में उसने लेकिन सुबह होते ही वह पूरी तरह एक्टिव हो जाती है। वह नोटिस करती है कि जॉनी अभी भी सो रहा है, वह भी गहरी नींद में। यही सही मौका, अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह हमेशा खुद को कोसती रहेगी। इसीलिए वह जैसे तैसे करके बिना कोई आवाज़ के उस हैंडकफ के स्क्रू को ढीला कर लेती है और फिर अपने हाथों की मदद से अपने पैरों को आज़ाद कर देती है। पर अभी उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है मेन गेट पर, जिसे एक बड़े से लकड़ी के ब्लॉक से बंद कर रखा है। लेकिन वह कहते हैं ना कि जब मुसीबत हो तो वह गधा भी शेर बन जाता है। इंसान की यह फितरत है। वह जब किसी ऐसी मुसीबत में होता है तो अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करता है जो उसने पूरी जिंदगी बचाकर रखी थी। यहाँ कारा भी वही इस्तेमाल करती है और पूरी जान लगाकर उस लकड़ी के ब्लॉक को हटा देती है, जिससे कि फाइनली वह गेट खुल जाता है और वह अब खुले आसमान के नीचे थी। पर अभी उसके लिए खुश होने का टाइम नहीं है, क्योंकि किसी भी समय जॉनी उठ सकता है और वह इतना पागल है कि अगर उसने उसे भागते हुए देख लिया तो पीछे से ही गोली मार देगा। इसीलिए कारा फौरन रोड के पास जाती है और एक करीब आती हुई कार को देखकर उसे रोकती है। अंदर बैठे लोगों से मदद मांगती है। वह मान जाता दिन अगले सीन में हम कारा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वहाँ सब ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि उसे कोई जानता ही ना हो। सभी से कहती है कि वो पिछले 18 घंटों से गायब है। वो क्या कर रहे हो आप लोग?
इसके बाद वो उनसे सब कुछ बताती है और फिर सारा को भी कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पर अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी था जॉनी को पकड़ना, इसीलिए वो लोग कारा को लेकर उस घर के पास जाते हैं जिसका एड्रेस वो लोग बताते हैं जो कारा को यहाँ तक लेकर आए थे। वहाँ पुलिस एक बंदे से पूछताछ करते हैं। उनके मुताबिक वहाँ पर ऐसा कोई भी आदमी नहीं रहता। कारा कार से बाहर आती है और कहती है कि उसके पास बहुत सारे बर्ड हैं। वो हमेशा अपनी खिड़की को बंद करके रखता है। एक ब्लैक सिडान भी है उसके पास। देन वो आदमी समझ जाता है कि वो किसकी बात कर रही है, तो वो उसे उसके घर के पास लेकर जाता है। लेकिन तब तक दोस्तों वो भाग चुका था, जो कि ऑब्वियसली होना ही था, क्योंकि वो जब सोकर उठा होगा तो सबसे पहले उसने कारा को ही ढूंढा होगा। खैर, अब पुलिस कारा को उस अपार्टमेंट में रह रहे सभी लोगों की फोटोज को दिखाती है जिससे कि उसकी पहचान हो सके, जिसमें से वह उसे भी पहचान जाती है। तब हमें पता चलता है कि उसका असली नाम रिचर्ड है, न कि जॉनी, और वह यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ रहता है। सब कुछ कंफर्म होने के बाद घर की तलाशी ली जाती है। कारा के बताई हुई सारी चीज़ सच होती है, सब कुछ वैसा का वैसा था। और फिर दोस्तों बारी आती है उस बॉक्स की जिसको लेकर रिचर्ड बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था। जब पुलिस उसको खोलती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल कारा पहली विक्टिम नहीं थी जो यह सब झेल रही थी। उस बक्से में न जाने की कितनी से कितनी उम्र की लड़कियों के सपने टूटे हुए रखे हुए थे, जिन्हें रिचर्ड ने हर दिन तकलीफ दी थी, जिसमें ना जाने कितनों ने खुद को मान लिया होगा या फिर रिचर्ड ने मार दिया होगा। कुछ न्यूज़पेपर कटिंग भी मिलती है पुलिस को जिसमें उसके बारे में प्रिंट था, जो कि सालों पहले मिसिंग थी। अब इस केस की सीरियसनेस को देखकर एक नया ऑफिसर जिसमें ज्वाइन करता है, जिसके आने से काम और भी तेज हो गया था। उधर कारा को हॉस्पिटल लाया जाता है यह जानने के लिए कि कहीं कोई इंजरी तो नहीं हुई है, पर ऐसा कुछ नहीं था, शुक्र है। पर वह जख्म का क्या जो अंदरूनी है वह कब तक भरेगा, यही सवाल कारा के मन में बार बार आए जा रहा है। जब वह अपनी माँ से मिलती है तो वह जोर से गले लगते हैं और खूब रोते हैं। इस बीच वहाँ पर एक लेडी कॉप आकर कुछ और चीज़ें जानती है, जैसे कि उसने क्या क्या देखा, तो कारा सब कुछ डिटेल वाइज बताने लगती है। यहाँ तक उसे उसकी फैमिली डॉक्टर का नंबर भी याद है, जो देखकर सारा को यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। उन्हें उस पर बहुत गर्व होता है क्योंकि उसकी बहादुरी के कारण ही वो आज आज़ाद है। फिर ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान वही नोटबुक मिलती है जिसमें उसने कारा के बारे में लिखा था, पर जब उन्होंने उसके पन्ने पलटे तो 2 और लड़कियों के किस्से उसमें लिखे थे जिनकी किस्मत कारा जैसी अच्छी नहीं थी, पर उम्र वही थी। उन्हें रिचर्ड ने कई महीनों तक बंद रखा और फिर एक बाथिंग टब में जिसमें उसने कारा को बंदी बनाया था। फिर जब उसका मन भर गया तो उसने उन दोनों को मार कर लेक में फेंक दिया। ये सब पिछले 5 सालों से चल रहा है। अब ऑफिसर को ये सब जानकर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्हें तो हर बार यही लगता है कि कोई टीनेजर की शरारत होगी, शायद किसी लड़के के साथ वह भाग गई होगी, पर अंत में उन्हें बस लाश ही मिलती थी जिसकी सज़ा कोई और बंदा चुका रहा है। जो असली कातिल है वो अभी तक आज़ाद घूम रहा है। कुछ घंटों के बाद उन्हें रिचर्ड के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है, तो वो सबसे पहले उसकी माँ के घर पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें उसकी वो ब्लैक कार भी मिल जाती है और उसकी वाइफ जेनेलिया भी, जो कि वही थी। वो लोग उन्हें सब कुछ बताते हैं, पर जेनेलिया तो बार बार यही दोहरा रही थी कि उसके हस्बैंड एक अच्छे दिल के इंसान है, वो एक फैमिली मैन है, ऐसा वो कैसे कर सकते हैं। पर जब उसकी बहन से कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो वो एकदम काम की बात बताती कि उसकी कल रात रिचर्ड से बात हुई। वो बता रहा था कि वो एक मॉर्टल में है, तो पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने पहले उसे इस बारे में खबर कर दी। उधर कारा की ज़िंदगी धीरे धीरे करके अपने नॉर्मल मोड में आ रही है, लेकिन उसके दोस्त अब कभी कभी उसे टॉन्ट करने लगे हैं। उधर पुलिस भी उसे घर में रहने को कहती है, क्योंकि अभी रिचर्ड बाहर ही है तो कुछ भी कर सकता है। आए दिन उसके घर कोई ना कोई आता रहता है, हर तरफ बस पुलिस वाले घूमते रहते हैं, जो कि कारा को पसंद नहीं है, क्योंकि लोग उसे बार बार ये याद दिला रहे थे कि वो एक विक्टिम है, जो कि वो नहीं है। उसने बहादुरी दिखाई, इसीलिए आज वो जिंदा है। लेकिन लोगों का काम है कहना, भले एक दिन कारा सबसे तंग आ जाती है तो वो घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। वो बूढ़ा पुलिस वाला आकर उसे मिलता है, जिन्होंने शुरू में कहा था कि वो भाग गई है, और आज भी वो कारा से ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो विक्टिम है। पर कारा उनके साथ सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि उन्हें उस पर तरस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वह अपने काम बखूबी करता शुरुआत में तो आज उसे यह दिन देखना नहीं पड़ता। ये वो नहीं बल्कि उसका कॉन्फिडेंस बोल रहा था, जो सुनकर वो चुप हो जाता है। इसके बाद कारा वहाँ से रायन का मैच देखने के लिए जाती है, क्योंकि अब वो उसे घुट घुट कर जीना नहीं चाहती। और इस बीच पुलिस को पता चलता है कि रिचर्ड फिर से सिटी के अंदर आ रहा है, इसीलिए उन्होंने चारों ओर तैनाती कर दी है, जिसमें फाइनली वह पकड़ा जाता है। लेकिन कोर्ट ट्रायल्स, जेल की सलाह के और खुद पर होने वाले अत्याचार से डर से उसने खुद को ही मार डाला, क्योंकि जब बात अपने पर आती है तो हर किसी को डर लगता है। लेकिन दोस्तों, उसे इतनी आसान मौत से कारा खुश नहीं थी। वह चाहती थी
कि दुनिया उसको देखे और सीखे जो गलती उसने उस दिन की थी वह आगे से कोई और ना करे। उसके पास वही ऑफिसर आकर बैठता है और हौसला देता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि शायद यह सब बहुत जल्दी हो गया। पर वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा है कि अंत में सब कुछ सही हो गया। लेकिन कारा मन ही मन सोच रही है कि फिर और कितने साल लगेंगे उसे इन सब को भुलाने में, जिसका जवाब उसे भी नहीं पता, क्योंकि यह कुछ ऐसी यादें हैं जो उसे हर दिन, हर महीने, हर साल कभी ना कभी ज़रूर याद आएंगी और उसको इसे हैंडल करना ही होगा। पर वह तैयार है। वह अपनी माँ से कहती है कि वो कोशिश करेगी और करके दिखाएगी। वह बहादुर है, डरपोक नहीं है। जिसके साथ इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। दोस्तों, ये पूरी कहानी साल 2002 में अमेरिका में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें कारा नाम की 15 साल की लड़की, जो 17 घंटों तक, जिसको एक 43 साल के आदमी ने अपने घर में कैद रखा, उसके साथ बदसलूकी से मारा, पीटा, उसके साथ गलत काम किया और वह उसे भी मानना चाहता था जैसे उसने औरों के साथ किया, लेकिन वह बच गई। जिसके बाद उसने अपनी पूरी कहानी पूरी दुनिया के सामने बयान की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अलविदा।